बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शक का जहर बसा औकात शक का जहर सांप के जहर से भी ज़्यादा ख़तरनाक साबित होता है। इससे हंसते बसते घरानों में दरारें पड़ जाती हैं। शक एक किस्म की बीमारी है जो किसी भी शख्स को अगर लाहक हो जाए तो वो अपनी ज़िंदगी तो परेशान कुन बनाता ही है, लेकिन साथ दूसरों की ज़िंदगियों को भी करब व अजियत, सदमे और परेशानियों में डुबोने की कोशिश करता है। दुनिया में शक की बुनियाद पर ही पहला कत्ल हुआ था। काबिल को अपने भाई हाबिल पर शक हो गया था, उसने अपने भाई को कत्ल कर दिया। यूनानी और रोमन अदब में भी ऐसी कई जंगों का अहवाल मिलता है जिनका आगाज़ एक बेबुनियाद शक पर मबनी वाक़ये के सबब हुआ। नफ्सियातदान ये कहते हैं कि शक से निकलने का वाले हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है जिसे लागू करके इंसान को शक व शुबह की अजियत से निजात दिलाई जा सके। अलबत्ता जिसकी सिफ़ात में अलीम व बसीर होना भी शामिल है, इस बात का हुक्म देता है कि तुम लोगों की तो में ना रहा करो, तुम ज़्यादा तजस्सुस में ना पड़ा करो। इस तरह जब आप शक में पड़ते हैं तो आप उस हुक्म को यकीन छोड़ देते हैं जो बड़े वाज़े अंदाज में अल्लाह ने आप और हम सब को दिया है कि ऐसे जासूसी लेने के लिए, CID करने के लिए मत जाया करो, वरना आपकी ज़िंदगी अजाब में पड़ जाएगी। आप खुद समझदार हैं और जानते हैं कि शक की कैफियत में पूरी बात हाथ में नहीं आती। इंसान महज अंदाज़ों की बुनियाद पर राय कायम कर लेता है और फिर ये शक उसे अजियत से दो चार कर देता है। जो कौमें शक व शुबा से ये अंदाज़ा लगा लेती हैं कि मेरी सोच में फ़लाँ मुजरिम है, गलत है, और शक पर मबनी अंदाज़ों से ताल्लुकात ख़राब कर लेती है, वो तरक्की की दौड़ में पीछे रह जाती हैं। ऐसे ही एक वाक़ये का ज़िक्र अज़ीम दानिश्वर इशफ़ाक़ अहमद ने अपने प्रोग्राम ज़ाविया में किया। वो कहते हैं कि मेरे एक दोस्त सईदुल्लाह जो नफ्सियात के प्रोफेसर थे और लंदन में PhD करने गए थे। जब वो PhD कर रहे थे और वहाँ उन्हें 3-4 साल हो गए थे, इस ज़माने की PhD ज़रा मुश्किल काम था, तो उनकी बीवी के साथ अजीबो गरीब हादसा गुज़रा। वो जब तय खाने में नहाने के लिए जाती और पानी गर्म करने वाला इलेक्ट्रिक रॉड पानी में डालकर नहाने लगती, तो ऐन उस वक़्त उनके टेलीफोन की घंटी बज उठती थी और वो दोबारा से कपड़े पहन कर सीढ़ियाँ चढ़ के टेलीफोन का रिसीवर उठा कर जब हेलो कहती तो उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता था। और उनके साथ ये वाक़या तकरीबन हर रोज़ पेश आता। इस पर प्रोफेसर ने वहाँ की पुलिस को इस बात की इत्तला कर दी और पुलिस ने तफ्तीश और तहकीक शुरू कर दी। जब उनके दोस्त प्रोफेसर साहब की अहलिया नहाने के लिए नीचे गईं और उन्होंने नहाना शुरू किया तो घंटी बजी। पुलिस वालों ने फ़ोन उठाया लेकिन कोई जवाब मौसूल न हुआ। पुलिस इस हवाले से तहकीक जारी रखने का कहकर चली गई। अब प्रोफेसर ने अपने तय भी कुछ तफ्तीश की तो उनको लगा कि उनके सामने जो मकार और मोटा आदमी जिसकी टांग कटी हुई थी रहता है, यही फ़ोन करता होगा, और वो था भी कुछ बदतमीज़ किस्म का। चुनाचे पुलिस ने भी उसके नंबर पर पहरा बिठा दिया। हालांकि वो शख्स फ़ोन नहीं करता था। पुलिस ने एक्सचेंज से भी पता किया, लेकिन वहाँ से प्रोफेसर साहब के नंबरों पर कोई फ़ोन कॉल आने की तस्दीक न हुई। लंदन का ये वाक़या इतना मशहूर हुआ कि ज़राए इबलाग की ख़बरों की ज़ीनत बन गया। हर छोटे बड़े अखबार, सुबह दोपहर के अखबारात में इस बात का ज़िक्र ज़रूर आता था। एक अरसे तक वो मुलज़िम गिरफ़्तार नहीं हो सका और इस अजीब चोर का पता नहीं चल सका जिस पर प्रोफेसर और उनकी अहलिया का चैन चुरा लिया था। चुनाचे सब थक हार के बैठ गए। प्रोफेसर साहब की बीवी ने कहा, अब इस मुल्क में नहीं रहना और उन्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोग बदतमीज़ और बदमाश हैं और उनका अंदाज ज़ीस्त शरीफों वाला नहीं है। प्रोफेसर साहब ने कहा कि मेरा थोड़ा सा काम रह गया है,
وہ ختم کر لیں تو چلتے ہیں۔ ان کی بیوی نے کہا کہ دفع کرو، کیا PhD کے بغیر زندگی بسر نہیں ہوتی کیا؟ جب پروفیسر صاحب پر اہلیہ کا دباؤ بہت زیادہ بڑھا تو انہیں PhD بالکل غرق ہوتی نظر آئی۔ تب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے خلوص دل سے اس سلسلے میں مدد مانگی اور رہنمائی چاہی۔ اسی رات جب وہ اس بارے میں غور کر رہے تھے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں اس کی دوبارہ پوری تحقیق کرتا ہوں۔ پروفیسر صاحب بتاتے ہیں کہ وہ کسی زمانے میں ریڈیو ٹرانزسٹر بنایا کرتے تھے۔ ان ٹرانزسٹرز کو کرسٹل سیٹ کہا جاتا تھا، جس میں ایک لمبے سے اپریل کو نیچے گھملے وغیرہ میں ارتھ دے کر گھمایا جاتا تھا اور کبھی نہ کوئی اسٹیشن پکڑا ہی جاتا تھا۔ یہ سن کر 37-38 کی بات ہے، انہوں نے اپنے الیکٹرانکس کا علم جتنا بھی تھا اسے بھی استعمال کیا۔ چنانچہ انہوں نے اس فون بجنے کی آواز پر کان رکھے اور جوں ہی نیچے ان کی بیوی نہانے کے لیے گئی، انہوں نے آواز دے کر کہا، بیگم راڈ لگایا؟ جب آواز آئی ہاں، تو پروفیسر صاحب نے کہا، دیکھو ابھی گھنٹی بجی، اور عین اس وقت گھنٹی بج اٹھی۔ اس پر پروفیسر صاحب نے تحقیق شروع کر دی اور 6 دن کے اندر انہوں نے چور پکڑ لیا، جو ساری لندن پولیس اور ساری کانسٹیبلری نے سے پکڑا نہ جا سکا تھا، وہ چور پروفیسر صاحب نے پکڑ لیا۔ چور یہ تھا کہ جب وہ بجلی کا راڈ آن ہوتا تھا اور پانی ابلنے کے لیے اس میں ڈالا جاتا تو عین اس وقت ہی گھنٹی بجتی تھی۔ غور کرنے پر پتہ چلا کہ جس بجلی کی تار سے راڈ منسلک تھا، اس تار کے قریب سے فون کی تار نیچے زمین میں سے گزرتی تھی۔ جو ہی وہ بجلی کی تار انگیج ہوتی، وہ فون کی تار کو بھی ہیٹ اپ کر دیتی تھی اور اس وجہ سے فون کی تار کرنٹ محسوس کر کے گھنٹی بجانی شروع کر دیتی تھی، اور اس میں کوئی آدمی ملوث نہ تھا۔ پروفیسر صاحب کہتے ہیں جس کرب کی حالت میں انہوں نے وہ پورا سال گزار دیا تھا، وہ خود جانتے ہیں یا ان کی بیوی جانتی ہے۔ اس طرح کے واقعات حیات انسانی میں زندگی گزرتے رہتے ہیں اور آپ بھی گزر رہے ہیں، تو اس عذاب سے نکلنے کے لیے روحانی طور پر اللہ سے مدد مانگی جا سکتی ہے، کیونکہ اس نے شک سے منع فرمایا ہے۔ ہم اللہ سے مدد مانگ کر اس قسم کے کربناک مرض سے باہر نکل سکتے ہیں۔ اگر کبھی آپ کو ایسی مشکل درپیش ہو کہ ہم شک و شبہ یا ظن میں مبتلا ہو جائیں، تو پھر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر اور اپنا آپ سارے کا سارا ڈھیلا چھوڑ کر خود کو اس کے حوالے کر کے اس کا حل تلاش کریں، تو اس کا حل تلاش کرنا ممکن ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں۔ ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ والے لگے بیل آئیکن کو